कर्मचारी संघ के इस चैनल MKS एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए आज जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती के इस शुभ अवसर पर आज हम लोग भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के जीवन परिचय और उनके कृतित्व के बारे में जानते हैं। तो आज की इस जगदेव प्रसाद कथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार यह भारत में सदियों से चलते आ रही क्रांति प्रतिक्रांति की भूमि है। इस भूमि पर प्रथमतः तथागत बुद्ध ने सामाजिक क्रांति का बिगुल बजाया। बुद्ध ने भिक्षु संघ को साथ लेकर अपने खून पसीने से इस भूमि को सींचा, जिसके कारण देश में मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य और प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा स्थापित राजसत्ता बुद्ध के सामाजिक क्रांति का प्रतिफल है। आगे चलकर सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाकर बुद्ध के विचार दुनिया में फैलाए, किंतु उनके पश्चात उनके आखिरी वारिस बृहद्रथ की ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग ने राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात आज के पटना में हत्या कर प्रतिक्रांति स्थापित की। क्रांति प्रतिक्रांति का यह दौर सदियों से लेकर आज तक चल रहा है। क्रांति के पथ पर वही लोग चलने का साहस करते हैं जो समाज की पीड़ा से चिंतित है। प्रतिक्रांति के बाद केवल बिहार में ही नहीं, देश के विभिन्न प्रांतों में सामाजिक क्रांति की लड़ाई तेज चली। उनमें वर्णवाद तथा जातिवाद खत्म किए बगैर सामाजिक क्रांति असंभव है, यह धारणा बसी हुई थी। इसके लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उन्हीं के बदौलत आज भारत में क्रांति प्रवण स्थिति निर्माण हो रही है, जिसमें शोषितों के क्रांति नायक जगदेव प्रसाद का योगदान महत्वपूर्ण है। नहीं ललकारा है, हम धरती और राजपाट में, हम धरती और राजपाट में, हम धरती और राजपाट में। इन नारों ने 50 साल पहले बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी क्रांति का माहौल खड़ा किया था। लोगों ने ब्राह्मण और पूंजीपति के प्रति विद्रोह किया था, जिसके नायक थे जगदेव प्रसाद। जी हाँ, शोषितों के क्रांति नायक शहीद बाबू जगदेव प्रसाद। उनके नाम से सामंतवादी और ब्राह्मणवादी कांप उठे। उनके नारों में और करनी में भी स्पष्टता थी। उनकी आक्रामकता ब्राह्मणवाद को खतरा पैदा कर रही थी, जिसके कारण उन्हें शहीद होना पड़ा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1974 को ग्राम कुर्था में उन्हें गोली से भून कर मारा गया। बाबूजी को मानने वाले बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में लोग हैं। वे लोग केवल जय जयकार में व्यस्त हैं, और जो उनके पदचिन्हों पर चलने का साहस कर रहे हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, यह है कुरहरी गांव, बिहार के जहानाबाद जिले में बसा यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से ओत-प्रोत है। 100 साल पहले जो जातिवाद था, आज कुछ अलग रूप लेकर गांव में छिपा है। समय समय पर वह जातिवाद सिर उठाकर अपना अस्तित्व सिद्ध करता है। अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। इस गांव ने
देश के शोषित लोगों को एक सुपुत्र दिया जिसका नाम था जगदेव। आगे चलकर यह जगदेव एक क्रांतिकारी योद्धा बनेगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। पेशा से शिक्षक प्रयाग नारायण और रासकली देवी के जगदेव यह चौथी संतान थी, जिनका जन्म 2 फरवरी 1922 को इसी घर में हुआ था। जगदेव को एक छोटा भाई है जिनका नाम वीरेंद्र प्रसाद है और उन्हें 2 बहनें थी जिनका नाम था राजेश्वरी देवी और सत्यमूर्ति नायिका। घर में 3.5 बीघे जमीन थी। घी और दूध के लिए 2-3 जानवर। घर का वातावरण संस्कारित था। झूठ, फरेब, छुआछूत, जातिवाद, पाखंड और चमत्कार जैसे अवैज्ञानिक बातों के लिए प्रयाग नारायण जी ने घर में जगह नहीं दी थी। अनुशासन में पले सभी बच्चों में जगदेव निराले थे। विद्रोह की भावना बचपन से उनके मन में बसी थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद उनका जहानाबाद के बीडी हाई स्कूल में दाखिला कराया। इसी जहानाबाद में 12 जमींदारों ने एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में नारे लगाए गए, करोड़ों अंबेडकर के जन्म लेने पर भी जमींदारी प्रथा नहीं जाएगी। यह घोषणा सीना चीरकर विद्यार्थी जगदेव के कलेजे को लगी। ऊंची आवाज में उन्होंने प्रतिकार कर उद्घोष किया, जमींदार प्रथा का नाश हो, डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद। जगदेव के कुछ साथी काले झंडे दिखाकर विरोध कर रहे थे। उन पर पुलिस ने लाठियां चलाई, जिसमें बाबू जगदेव घायल हुए। बचपन में आगे बढ़े तो भूमिहारों का वहाँ जो अपर सेक्शन का लोग उनसे नाराज होने लगे और उनकी खिलाफत करने लगे, लेकिन वो सीना तान के चलता रहा। गांव में कभी निकलता था तो कुर्ता धोती में निकलता था। ये बातें वहाँ पर वो भूमिहारों को पसंद नहीं आया, अपर सेक्शन के लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन वो सीना तान के चलता रहा। उनके अंदर कभी डर और भय नहीं रहा। जबकि आज से 50 साल पहले, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी शहीद जगदेव प्रसाद के अंदर वो जज्बा थी, वो रुतबा था, वो संकल्प था, वो उनका दर्शन था कि हमें भारत को नया भारत बनाना है। और इसके लिए उन्होंने तन मन धन पूरा जीवन ही अर्पण कर दिया। उम्र के साथ साथ उनके मन में जमींदार और पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह बढ़ रहा था। इस बात की माता पिता को चिंता सताने लगी। परिवार के अन्य सदस्य भी चिंतित थे। शादी विवाह से बांध कर रखना उचित विकल्प समझकर परिवार वालों ने विष्णु प्रसाद सिंह की बेटी सतरंजना की शादी बाबू जगदेव प्रसाद से करा दी, जिनसे 3 बेटे प्रकाश सेनापति, नागमणि, जयदीप कुमार और 2 पुत्रियां शैली कुमारी और मधु कुमारी ने जन्म लिया। आज परिवार के यह सदस्य पटना में रहते हैं। खाने पर तो उनका जोर बहुत रहता था, इसलिए हमारे घर में गाय बराबर रहती थी। उनकी मान्यता यह सोच ये थी कि गाय का दूध अगर कोई पिएगा तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो इसी सोच के तहत मेरे घर में गाय बराबर रहती थी। किसी के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए जाते थे मार्केट।
एक बार जूता कैट्स का जरूरत था हमको, तो बाबूजी को बोले कि बाबूजी हमको कैट्स जूता चाहिए। तो बोले कैट्स जूता क्या होता है? हम बोले कि स्पोर्ट्स में खेलने के लिए चाहिए हमको जूता। तो चूँकि बाबूजी के पास पैसा हमेशा रहता नहीं था, तो एक बैठे हुए थे स्कूटी इंजीनियर धनबाद के थे, उनको बोले कि जाकर मधु को आप कैट्स जूता खरीद दीजिए। तो खरीद वही गए, खरीद कर लाए। वो कहा करते थे कि कभी भी आदमी को जीवन लाइफ में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो हिम्मत हार गया, जो पेशेंस लूज कर गया, वो आदमी दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आदमी को पेशेंस जरूर रखना चाहिए। पिता प्रयाग नारायण की तबीयत अचानक खराब हुई। लाख दवा दारू करने के बाद प्रयाग बाबू को नहीं बचाया जा सका, और ना घर में बैठे देवी देवताओं को। देवी देवता यह सब झूठ है, इन्हें घर के साथ मन से फेंक देना चाहिए, ऐसा उन्होंने तय किया। और आखिर पिताजी के अर्थी पर उन्हें फेंक दिया। दादाजी को उन्होंने समझाया, आत्मा परमात्मा यह पाखंडियों की कोरी कल्पना है, उसे दिमाग से निकाल देना चाहिए। देवी देवताओं को नकारने का निर्णय क्रांतिकारी था। सत्य और विज्ञान के राह पर चलने वाले किसी से डरते नहीं, यह बात बाबू जगदेव प्रसाद द्वारा और एक बार सिद्ध हुई। जब वे मैट्रिक की परीक्षा पास किए, उसके बाद उनके मन में खुशी आई, लेकिन उसी क्षण उनके पिताजी का निधन होता है और उन्होंने अपने घर से सारी देवी देवताओं की मूर्तियां बाहर निकालकर कूड़ा में फेंक दिया और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि ये जो अंधविश्वास है इसको समाप्त करना और इस देश में समानता लाना और हक की लड़ाई दिलाना हमारा पहला कर्तव्य होगा। कहते हैं समस्या कभी अकेली नहीं आती, वहां अपने साथियों को साथ लाती है। बाबू जगदेव प्रसाद के सामने अनेक समस्या डेरा डालकर बैठी थी। पिताजी के निधन के बाद उनका भविष्य अंधकारमय हो गया था। घर में माँ, दादाजी, पत्नी, बच्चे, भाई, दोनों बहनों आदि की सभी भरण पोषण और उनकी शिक्षा जैसी समस्या उनके सामने थी। अनपढ़ होकर भी शिक्षा का महत्व समझने वाली माँ ने अपने बेटे की शिक्षा को प्राथमिकता दी और शिक्षा के लिए पटना भेज दिया। 7 बजे तक यूनिवर्सिटी का 7 बजे। आर्थिक और सामाजिक विषमता का सामना करते हुए उन्होंने सन 1948 में स्नातक तथा 1950 में पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। किसी परिणाम की चिंता किए बगैर बाबू जगदेव प्रसाद ने ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के विरोध में बिगुल बजाया, किंतु संगठन के सिवा यह लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, यह एहसास उन्हें हुआ। उसी समय त्रिवेणी संघ आंदोलन चला रहा था, किंतु ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का उनका उद्देश्य नहीं था। त्रिवेणी संघ के सामाजिक आंदोलन के बाद उत्तर भारत में अर्जक संघ सामाजिक आंदोलन चला रहा था। अर्जक संघ विचारधारा, उद्देश्य और सिद्धांत के प्रति स्पष्ट था। यह संगठन ही भारत का ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद खत्म कर सकता है, यह विश्वास जगदेव प्रसाद को हुआ। राम स्वरूप वर्मा के साथ रहकर इस संगठन के बाबू जगदेव प्रसाद सूत्रधार बने। सन 1970 के दशक में मैंने सुना जगदेव बाबू के बारे में, तब तक मैंने कभी देखा नहीं था। डालमिया नगर में वहाँ पर विशाल सम्मेलन हुआ जिसमें जो राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती और जगदेव बाबू
तीनों आदमी मिलकर के शोषित समाज दल का गठन किया। वहाँ पर स्थापना सम्मेलन था। मैंने उसमें उस बहादुर आदमी को देखा था, कैसे वो बहादुर आदमी है। और उसके बाद वो आदमी बढ़ता रहा, उसके जनसभाओं में लाखों की पब्लिक जुटने लगी, लाखों की पब्लिक की भीड़ अपार होने लगी। जगदेव बाबू घर से निकलते थे तो अपनी पत्नी को कह के जाते थे कि तू खा लेना, मेरा इंतजार मत करना, मेरा क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं, मैं शायद जिंदा लौट पाऊंगा भी नहीं कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन वो कभी डरे नहीं, एक निडर बेझिझक और अपने समाज के बल और अपने कार्य के प्रति, अपने क्रांति के प्रति एक सचेत और सजग प्रहरी थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार के उन सामाजिक और संघर्षशील राजनीतिज्ञ लोगों में से एक थे जिन्होंने इस देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक बदलावों के लिए पर विशेष जोर दिया। जाति व्यवस्था कायम रखकर क्रांति का निर्माण संभव नहीं, यह बात बाबू जगदेव प्रसाद भली भांति जानते थे। ब्राह्मणी व्यवस्था अगर बदलनी है तो उसे ठीक तरह से समझना अनिवार्य है। जगदेव प्रसाद ने तात्कालीन संगठनों का अध्ययन किया था। मूल निवासी बहुजन और उनकी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार देखकर जगदेव प्रसाद क्रोधित होते थे। आर्य समाज और किसान सभा की बदमाशी उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति जगदेव बाबू को संपूर्ण भ्रांति नजर आ रही थी। इन सभी पाखंडी संस्था संगठनों को जगदेव बाबू ने अर्जस संघ द्वारा आवाहन खड़ा किया। अर्जक रात दिन कमाता है, खून पसीना बहाता है, लेकिन भरपेट उसे रोटी नहीं मिलती। और अनर्जक कुछ नहीं करता है और बैठे बैठे सांस्कृतिक परिवेश बना करके, राजनीतिक दबाव बना करके और आर्थिक स्रोतों पर अधिकार करके वो सारे समाज का मुखिया बन के बैठा हुआ है और अर्जकों के सारे अधिकार उसने छीन रखे। अरे एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी जागेगा, मूल निवासी जागेगा। आंदोलन में शत्रु मित्र की पहचान अनिवार्य है। हमारे पुरखों ने यह बात आसानी से समझाई। उन्होंने अपने स्वाभाविक दोस्त और स्वाभाविक दुश्मनों की पहचान पर बल दिया। बहुजन विरुद्ध अल्पजन, शूद्राति शूद्र विरुद्ध शेठजी भटजी, शोषक विरुद्ध शोषित और 90 विरुद्ध 10 जैसे सूत्र बनाए। आज मूल निवासी बनाम विदेशी संघर्ष चल रहा है। केवल घोषणाएं नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सूत्रपात है। बाबू जगदेव प्रसाद को अपने शब्द और नारों का महत्व था, जो आज भी गूंज उठता है, जिसके कारण पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के पैरों तले की जमीन खिसकती है। ब्राह्मणवाद को नष्ट करने के लिए उन्होंने कहा, ब्राह्मणवाद देश का सबसे बड़ा खूंखार है। पुनर्जन्म भाग्यवाद का यही आधार है, जिसके द्वारा फैली जात पात चमत्कार है। ऊंच नीच छुआछूत का गरम बाजार है। शोषण इसका फल सचेत हो जावा जवनवा, और नींद खोल जाग जा तू शोषित जन जवनवा। आजादी के बाद जितना क्लियर और स्पष्ट विजन जगदेव प्रसाद का था, उतना क्लियर विजन बहुत कम राजनेताओं का हुआ है। तथाकथित आजादी के बाद और संविधान लागू होने के बावजूद हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, वही उपेक्षा कर रहे हैं। यह बात जब जगदेव प्रसाद के ध्यान में आई, तब उन्होंने अपने आक्रामक और धारदार तेवर में कहा कि ऊंची जात वालों ने हमारे बाप दादों से हलवाही करवाई है। मैं उनकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए पैदा नहीं लिया हूँ। मैं तमाम काले और कलूटे, निरादरित दरिद्र, फटेहाल बेहाल
मजलूम और महकूमों को एक मंच पर नीति सिद्धांत के तहत खड़ा करूंगा और दिल्ली की गद्दी पर ऐसे लोगों को बैठाऊंगा जो धन दौलत का बंटवारा स्वयं करेगा। उन्होंने एक ऐसी राजनीति की नींव रखी थी, एक ऐसी समाज नीति की नींव रखी थी, एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की नींव रखी थी जो इस देश पर छाए हुए ब्राह्मणवाद को समूल नष्ट करने वाली थी। बिहार विधानसभा में जब वह बातें अपनी रख रहे थे तो जनसंघ के एक विधायक ने उन पर टीका टिप्पणी की कि जगदेव बाबू जिस सपने की बात कर रहे हैं, जिस समाज की बात कर रहे हैं, ऐसा समाज मद्रास में बन गया है, आपको वहाँ चला जाना चाहिए। तो जगदेव बाबू ने उस टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि घबराइए नहीं, हम पूरे भारत को सहार बना देंगे। तो जगदेव बाबू का जो केंद्र था आंदोलन का वो पूरा भारत था। लोकतंत्र में जनमत सर्वोच्च होता है। जिस विचारधारा का जनमत है वह दिल्ली के गद्दी पर राज करेगा। आजादी के बाद ब्राह्मणों की विचारधारा काम कर रही है। संसद के दोनों सदनों में उनके विचारों के लोग काम कर रहे हैं। इस विचारधारा को खत्म करना है तो अपने विचारधारा के लोग संसद में जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। जगदेव बाबू उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने लोहिया के साथ काम करने की ठान ली। उस समय एक नारा बहुत चर्चा में था जिसने कांग्रेस और अन्य दलों की धज्जियां उड़ाई थी। वह नारा था, 100 पाने बांधी गांठ, 100 में पावे पिछड़े 60। अधिकार वंचित पिछड़े वर्ग की शासन प्रशासन में भागीदारी हो, ऐसा लोहिया जी चाहते थे। जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा कंधे से कंधा मिलाकर लोहिया को साथ दे रहे थे। संसोपा के कोटे से माननीय रामस्वरूप वर्मा जी को अर्थमंत्री बनाया गया, किंतु जब संसोपा का असली चेहरा सामने आया तब रामस्वरूप वर्मा जी ने अपने मंत्री पद का त्याग पत्र दिया और समाज दल नामक राजनीतिक संगठन स्थापित किया। जगदेव बाबू ने कहा कि लोहिया जी, मेरी डायरी में आप लिख दीजिए कि जिसकी बहू बेटियां खेत और खलिहानों में काम नहीं करती वह कभी समाजवादी नहीं हो सकता। तो इस तरह से टिकट के बंटवारे में 60-40 के नारे की हत्या हुई। फिर मंत्रिमंडल में 60% ऊंची जात के लोग मंत्री बन गए। 67 में संविध सरकार बनी और 69 मेंबर थे सोशलिस्ट पार्टी के, संयुक्त सोशलिस्ट के, और 19 मेंबर थे भारतीय क्रांति दल के। तो 19 मेंबर के आदमी को, महामाया को मुख्यमंत्री बना दिया गया और मंत्रिमंडल में 60% मंत्री ऊंची जात के हो गए और 40% मंत्री पिछड़ी जात के हो गए। तो वहां भी हिस्सेदारी में हत्या हुई। लोहिया जी की जो बारीकियां थी जिसको जगदेव बाबू ने समझा, शायद किसी बैकवर्ड समाज के लोग समझ नहीं पाए, इसी कारण से वो लोहिया जी से अलग हुए। इधर बाबू जगदेव प्रसाद अस्वस्थ थे। लोहिया जी अपने सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरे। उनका नारा उल्टा हुआ था। बिहार मंत्रिमंडल में 40% पिछड़े बने और 60% मंत्री उच्च वर्णीय बने। अछूत, आदिवासी और मुसलमान केवल झंडे ढोने का काम कर रहे थे। यह बात जगदेव प्रसाद को बहुत चुभी। उन्होंने लोहिया जी से इस संदर्भ में सवाल भी किए, किंतु लोहिया जी ने चुप्पी साधी। लोहिया जी का यह व्यवहार देखकर अंत में बाबू जगदेव प्रसाद ने भी अपने पद का इस्तीफा दे दिया और खुला उन्होंने चैलेंज किया सामंतवादियों को, यहाँ के ब्राह्मणों को, यहाँ के भूमिहारों को, यहाँ के जितने भी उच्च वर्ण के लोग थे उनको खुला चैलेंज किया। और उस खुला चैलेंज के दरमियान जो हमारे मूल निवासी लोग थे, SC ST OBC के जो लोग थे, उन्होंने आंदोलित हुआ और उस लड़ाई में उनको बराबर का साथ दिया। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। यह नारा है शोषित समाज दल का। उत्तरी भारत में जितने ही दल पक्ष शोषित समाज के लिए काम कर रहे थे उन्हें पत्र व्यवहार कर एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल बनाने का आह्वान किया गया।
हिंदुस्तानी शोषित समाज दल, रिपब्लिकन पार्टी और समाज दल को मिलाकर 7 अगस्त 1972 में शोषित समाज दल का निर्माण हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद महामंत्री तथा रामाचार्य यादव जी को संगठन मंत्री बनाया गया। शोषित समाज का उद्देश्य था शोषित का राज, शोषितों के द्वारा शोषितों के लिए। जगदेव बाबू के विचारों में स्पष्ट बातें थी कि शोषित और शोषक दोनों को मिला करके यदि कोई संगठन बने और शोषितों की मुक्ति के उपाय खोजा जाए तो यह कदापि संभव नहीं होगा। इस जगदेव बाबू का स्पष्ट कहना था कि शोषितों की मुक्ति के लिए शोषितों के द्वारा संगठन बनाया जाना चाहिए और उसके माध्यम से विचार और खोज करनी चाहिए, तभी उनकी मुक्ति होगी। वे स्पष्ट कहते थे और बार बार कहते थे कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखो। दोस्त और दुश्मन की पहचान करो और उनके बीच एकदम स्पष्ट डिमार्केशन लाइन खींचो और तब जाकर के अपने लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाओ और दुश्मनों से दूरी बनाए रखो, तभी तुम बचोगे। जब शहीद जगदेव प्रसाद सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति का बुगुल फूंका, 3 मनुवादियों को सहन नहीं हो सका। तब शहीद जगदेव प्रसाद ने निर्णय लिया कि दोस्त और दुश्मन को जब तक हम पहचान नहीं करेंगे, हम सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन चला नहीं सकते। सवाल है कि जगदेव बाबू चाहते क्या थे, क्योंकि देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका थीम था कि सभी पार्टियों पर ऊंची जात, पूंजीपति, सामंत और जमींदार वर्ग के लोग हावी हैं। और जब दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के वोट से जब ये चुनाव जीत कर जाते हैं तो कानून अपने हित में बनाते हैं, न कि दलित पिछड़ों के हित में बनाते हैं। इसलिए जगदेव बाबू ने कहा कि इससे हट करके अलग राजनीतिक संगठन की जरूरत है। यह शोषित दल का झंडा इसकी एक ऐतिहासिक पहचान है और अर्थ भी। झंडे का 10% भाग काला है। इंडस घाटी के नागवंशी लोग, जिनका द्विजातियों ने खून चूसकर काला बनाया। यह काला रंग शोषितों के अस्तित्व का प्रतीक है और 10% लाल रंग शोषकों का है, जिन्होंने मूल निवासी बहुजनों का खून चूसकर लाल हुआ है। देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी पार्टियां नीति सिद्धांत बनाना नहीं चाहती लिखित रूप में। नेताओं के मुंह में सिद्धांत होता है, जब जैसा और तब तैसा। इसलिए उनसे कोई बहस नहीं कर सकता। एक ही पार्टी का नेता है, कोई आरक्षण का समर्थन करता है, कोई आरक्षण का विरोध करता है, उसके खिलाफ में खड़ा हो जाता है। तो शोषित समाज दल इस देश में तमाम जो 90% हैं, निरादरित और दरिद्र हैं, फटेहाल और बेहाल हैं, जिनको सताया और दबाया गया है, ऐसे लोगों को एकत्र करने का बीड़ा जगदेव बाबू ने उठाया और इसके लिए उन्होंने मजबूती से काम किया। बाबूजी राजनीतिक कम और सामाजिक चरित्र के ज्यादा थे। महिला समाज का महत्वपूर्ण अंग है। महिला के सिवा किसी भी देश, समाज या संगठन अपना उत्थान नहीं कर सकता, किंतु भारत के राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, मानव जीवन की गाड़ी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए नर नारी दोनों पहिए समान हैं। नारी रूपी एक पहिया कमजोर होने पर जीवन की गाड़ी की गति बिगड़ जाती है। आज देश की गाड़ी की गति बिगड़ गई है, जिसका कारण महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व होना है। नारी के प्रति उनका सम्मान बहुत अधिक था। इंदिरा गांधी के विरोधी थे बाबूजी, लेकिन इंदिरा गांधी को उतना ही मानते थे क्योंकि बहुत अच्छी लीडर थी।
मजबूत नेता थे और उसी का तुलना मेरा भी उन्हीं से तुलना करते थे कि मेरी बेटी इंदिरा गांधी से कम नहीं है। कहते थे कि हम लोग 100 में 90 हैं और सब शोषित हैं, उसमें 90 में आधा कर दीजिए तो आधा महिलाएं शोषित भी हैं। मैं महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हमारी हैं, इतनी गरीबी होने के बावजूद भी एक एक पैसा जुटा के जो अपना जुटाती हैं, वे मंदिरों में दान कर देती हैं। वे अपने बच्चों को शिक्षित करें, उन्हें आगे बढ़ाएं और राजनीति में भी उन्हें हिस्सेदार बनाएं। मुसलमानों के प्रति उनका लगाव बहुत था। मुसलमानों के वफादारी पर हमेशा संदेह पैदा किया जाता है। ब्राह्मणवादियों ने तो उन्हें आतंकवादी ही घोषित कर दिया है। बाबू जगदेव प्रसाद मुसलमानों की वफादारी का जिक्र करते हुए कहते हैं, भारत में एक भी उदाहरण नहीं है जब किसी मुसलमान या ईसाई ने भारत का सौदा विदेशियों के साथ किया हो। कि जगदेव बाबू के मानने वाले बिहार के नौजवान और शोषित पीड़ित समाज और ऐसे समाजवादी विचार के लोग हैं, आज भी उनको बना मानते हैं और जगदेव बाबू के पथ पर चलने के लिए आने वाला 2019 और 20 होगा, वो जगदेव बाबू के रास्ते पर चलकर ही प्राप्त हो सकता है। बाबूजी ने ब्राह्मणवाद को पूरी तरह से नकारा था, जो मूल निवासी बहुजनों के मन मस्तिष्क में घुसा है। ब्राह्मणी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, आचार विचार और त्योहार को उन्होंने विकल्प दिया। ऐसा विकल्प जो मानवतावादी है। उन्होंने अर्जक संघ द्वारा मानवतावादी त्योहारों को अपने धार्मिक अंग बनाए। उन्होंने धार्मिक दर्शन में लोकतंत्र पर बल दिया। भाग्य, चमत्कार, आत्मा, पुनर्जन्म और भगवान को कोई स्थान नहीं दिया। धर्मशास्त्र का सवाल था कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मानते थे। संस्कार और त्योहार, अगर समाज में संस्कार और त्योहार बदल जाएंगे तो सांस्कृतिक परिवर्तन होगा, और ये सांस्कृतिक परिवर्तन जितने देश के 90% कमेरे लोग हैं, कमेरे मतलब जो शारीरिक श्रम करके अपना भरण पोषण करते हैं, उनके लिए ये बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी पुरोहित वर्ग है वो इन्हीं सबके सहारे चल रहा है। वो चाहते थे कि समता का सिद्धांत लागू हो, समता का सिद्धांत लागू हो और सब बराबर हो और सबको बराबर की सुविधा दी जाए। रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ में उनके साथ है, रहे, इनके दोनों आदमियों का साथ हुआ अर्जक संघ में, और चौधरी महाराज सिंह भारती भी रहे। इन्हीं लोगों ने काफी काम किया, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और बंगाल तक कार्य हुआ। देश का किसान मजदूर ब्राह्मणों के द्वारा जातीय उच्च नीचता से पीड़ित है। ऐसे सर्वहारा तबकों के लिए बाबू जगदेव प्रसाद समर्पित भाव से काम करते रहे। जो सब कुछ हार चुका हो, जिससे सब कुछ छीन लिया गया हो, जरा देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि 70% आबादी, लगभग 95 करोड़ के पास जितनी आमदनी है उस पूंजीपति के पास 95 करोड़ की आमदनी एक और, असर पूंजीपति की आमदनी एक और। अमीर के पैसे से गरीब की भलाई हो ही नहीं सकती है। वैसे भारत में मनुस्मृति द्वारा शूद्र अतिशूद्रों को वंचित रखा गया था। बाबू जगदेव प्रसाद के समय जो शिक्षा मिल रही थी, उस शिक्षा के कारण वे चिंतित रहते थे। उस शिक्षा में वैज्ञानिक सोच नहीं थी। आजादी के बाद ब्राह्मणों का राज आया, तब उन्होंने मनमानी शुरू की। आज तो शिक्षा का निजीकरण हुआ है, पैसों से डिग्रियां खरीदी जा रही हैं। जगदेव बाबू चाहते थे कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित करनी चाहिए कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, ब्राह्मण या भंगी का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, ये मूल सूत्र लेकर के वो शिक्षा को समाज में उतरे थे। बाबू जगदेव प्रसाद और उनके साथी
व्यवस्था के प्रति काफी आक्रामक बन गए। अब इनकी हलवाई नहीं करेंगे, यह नारा अब वास्तविक रूप धारण कर रहा था। अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में इस नारे ने शासक जाति में हलचल मची। राजनीति के साथ सामाजिक अस्तित्व भी खतरे में लगने लगा, जिसे बाबू जगदेव प्रसाद कारण बने थे। उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन जिम्मेवार था। उत्तरी भारत का SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक उनके आंदोलन में शरीक हुआ था। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अमर है। क्रांति के लिए जो काम करना चाहिए वे सारा काम करते थे और उन्होंने जीवन में किया, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग जिंदा हैं। यह है कुर्था गांव, क्रांति भूमि और 90% लोगों का प्रेरणा स्थल। यह भूमि वह दिन याद कर रहा है जिस दिन शोषित पीड़ित समाज का आवाज आकाश में गूंज रहा था और भूमि खून से लथपथ। और वह दिन था 5 सितंबर 1974। 5 सितंबर 1974 को बाबू जगदेव प्रसाद जहानाबाद के कुर्था ब्लॉक में सत्याग्रह के लिए निकले। हजारों के तादाद में लोग सत्याग्रह स्थल पर इकट्ठा होकर नारे लगा रहे थे। वे अपने नेता को सुनने जैसा संभव था वैसे आए, किंतु वे लोग चिंतित थे, जिन्हें मालूम था कि बाबूजी के जान को खतरा है। उनके मित्र छोटन शाही ने उन्हें संकेत भी दिए थे। उनको रास्ते में मालूम हो गया, जिस दिन सम्मेलन था, वहाँ प्रदर्शन था, कि आप मारे जाएंगे। तो कहा कोई बात नहीं, मारे जाएंगे, एक दिन मरना है ही। जब बाबू जगदेव प्रसाद संबोधित करने के लिए मंच पर खड़े हुए तो उनकी जय जयकार होने लगी, नारे लगने लगे, किंतु जय जयकार और नारों से वे खुश नहीं थे। आखिर लोगों को समझाते हुए वे कहते हैं, आज हमने राजपाट में 90% भाग प्राप्त किया है, किंतु सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी का क्या? और रही बात 90% राजनीतिक हिस्सेदारी की, उसमें भी हमारी संख्या कम है। हम अभी भी हमारे वोट का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद का भाषण लोग तल्लीनता से सुन रहे थे कि अचानक भीड़ में भगदड़ हो गई। पुलिस द्वारा गोलियां बरसाई जा रही थी। यहाँ जैसे ही हम लोग आए, नेताजी आए, अगवान का काम किए, और यही जो है सो बारंडा में हम लोगों का ये चल रहा था, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का कार्यक्रम था। यहीं पर सभी लोग बैठे हुए थे। इसी में हम लोग धरना पर बैठे हुए थे, नेताजी भी साथ में थे। जैसे ही ट्रक से CRP का सब कमांडो फोर्स आता है और आते के साथ लाठी का प्रहार करता है। नेताजी को बचाने के लिए हम लोग जितने भी धरनार्थी थे, सब लोग ऊपर से इस तरह से उनको छेंक लेते थे कि लाठी हम लोग पर गिरे, नेताजी सुरक्षित रहें। और आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। बाबू जगदेव प्रसाद के गर्दन पर गोली लगी और दूसरी गोली लखन पासी के बेटे लक्ष्मण चौधरी को लगी, जिनकी उम्र केवल 12 साल की थी। पुलिस के गोलियों से कई लोग घायल हुए। 5 सितंबर 1974 को कुर्था में उनको पुलिस द्वारा गोली से मारा गया। उस समय आंदोलन चल रहा था और उसकी मांग में हर ब्लॉक पर बिहार में प्रदर्शन रहा। तो इनको मारना था, इसलिए इनको मार दिया। यहाँ तक कि इनको घसीट कर ले गए थाने में और वहाँ भी मारा। एक औरत थी, वो पानी मांगे, पानी नहीं दिया गया। तो अत्याचार जब नेताओं के साथ ऐसा होता है
तो हम लोग साधारण जनता जो दूर रहते हैं उन तिकर्मों से कैसे होगा। पहला गोली जब चला था, पहली गोली लक्ष्मण चौधरी को लगा, दूसरा गोली आपको जगदेव बाबू को लगा। जगदेव बाबू का गोली से मृत्यु नहीं हुआ था। जगदेव बाबू को वहाँ से घसीट करके उन्हीं के बगल में खाद का दुकान था, उस पर ला करके उनको पटक दिया गया। कॉलर पकड़े हुए घींच करके लाया और ला के वहाँ पटक दिया। और पटकने के बाद उन पर जूता पहने हुए प्रशासन के लोग चढ़ करके हुमच दिए, यानी उन पर चढ़ करके हुमच दिए, जिससे जगदेव बाबू का मुंह से ब्लड आया। अब ब्लड के बाद मृत्यु का अपराध हुआ। तब तक के पुलिस वालों ने, जो जुलूस वाले हम लोग जो थे, सबको खेदाखेदी करने लगा। उसके बाद कुंदे से मारा गया, इनकी लाश को खींचा गया। पानी जब इन्होंने मांगा तो पानी देने के लिए एक औरत आई, उसको हटा दिया, पानी नहीं देने दिया और इनके लाश को गायब करने की साजिश रची गई। लेकिन उस समय जगजीवन बाबू थे, उनको जब ये घटना मालूम पड़ी, उसने कहा देखो अगर उनकी लाश इधर उधर हुई तो जितने अधिकारी डीएम वगैरह हैं सबको खा जाऊंगा, और जिसका नतीजा हुआ लाश गायब नहीं होने पाई। उनकी जब हत्या होती है तो उनके साथ नौजवान, हमारे माँ, हमारे बहनें, हमारे भाई, कितना लोग उनके साथ थे, कमांड रहते। एक बार जो मिल जाता था उनके साथ तो उनके साथ मर मिटने के लिए लोग तैयार रहता था। क्रांति के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और जगदेव बाबू ने अपनी कुर्बानी दे दी और देश को जगाने में उनकी अहम भूमिका है। आज कोई भी दल उनका नाम लिए बगैर बिहार में राज सत्ता में आ नहीं सकता है। हर पूरे चौराहे पर उसकी स्टैचू लगी हुई है और देश में बहुत बड़ा उन्होंने क्रांति किया है। उसको मैं बार बार सलाम करता हूं और ऐसे जज्बात का बहुत बहुत आदर करता हूं। यहाँ हर साल शहीद दिवस के उपलक्ष्य में क्रांति नायक बाबू जगदेव प्रसाद को याद किया जाता है। उनके त्यागी समर्पित जीवनी का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोग प्रेरित हो सके और आंदोलन चलाए। कि खाली 2 घंटा 3 घंटा जयंती मना लेने से जगदेव प्रसाद को नहीं समझा जाएगा। उन्हें गहराई से जाके समझना होगा, उनके सिद्धांत और दर्शन को समझना होगा। तब उन्होंने सोची समादल की सिद्धांत मतलब की धारा 7 में लिखा ऊंचे वर्णीय। तो ये था बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा भारत लेनिन का जीवन परिचय, जो अपने आप में अद्भुत है और हमें पूरा विश्वास है आप लोग इनके चले गए कि बताए गए मार्गों पर चलेंगे, जिससे हमारा भारत पुनः चंद्रगुप्त और अशोक की विरासत को प्राप्त करेगा। तो सभी लोगों को मेरा जय अशोक, जय चंद्रगुप्त, जय जगदेव, जय भारत।